नमस्कार साथियों। इससे पहले लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के स्टार्ट किए हुए थे जनन जनन के बारे में महत्वपूर्ण कुछ बातें जाने और थोड़ा बहुत पुष्प के बारे में, पुष्प की संरचना के बारे में भी बेसिक चीज़ें पे बातें हुई है। पुष्प के कंप्लीट संरचना को अभी जानेंगे, उसका क्या क्या कार्य होता है। और यदि गौर कीजिएगा तो यह देख पाइएगा कि जिस प्रकार से हम लोगों में जनन की क्रिया होती है लिंग के माध्यम से, उसी प्रकार प्लांट्स में भी जो फुल डेवलप प्लांट्स होते हैं उसके पुष्प में जनन की प्रोसेस होती है। उसको हम लोग कंप्लीट तौर पे जानेंगे। पुष्प में भी, प्लांट्स में भी हम लोगों को जैसा लिंग उपस्थित रहता है, नर में अलग और मादा में अलग। वो कंप्लीट संरचना को अभी जानेंगे। देखिए, ये कंप्लीट आपका पुष्प का संरचना हो गया और इस पे थोड़ा बहुत इससे पहले लेक्चर में भी बातें हुई थी। तो बताए थे जो पुष्प के नाम, पुष्प को 4 चक्र में डिवाइड किया गया। पुष्प में जो है 4 चक्र होते हैं, ठीक है। 4 चक्र में इसको 2 आवश्यक चक्र के अंतर्गत आते हैं, 2 सहायक चक्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आवश्यक चक्र, ठीक है, और सहायक चक्र। इसको अंग भी बोल सकते हैं, लैंगिक अंग, सहायक लैंगिक अंग और आवश्यक लैंगिक अंग, ठीक है। तो जो आवश्यक चक्र है इसके अंतर्गत जो है आ जाता है आपका स्टाइल, इसके अंतर्गत आ जाता है आपका पुंकेसर और स्त्री केसर, ठीक है। तो ये कंप्लीट संरचना जो है इसमें देख पाइए स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों, ठीक है। ये जो दिख रहा है भाग, ये अंदर होते हुए गया है, ठीक है। तो ये वाला भाग जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है, ठीक है। इसको कहते हैं नर भाग, ठीक है, नर लैंगिक अंग भी बोल सकते हैं इसको। और ये वाला जो भाग है ये कंप्लीट, ठीक है, ये कंप्लीट संरचना है, इसको क्या बोलते हैं? स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। इससे पहले लेक्चर में हम बता भी चुके हैं। और स्त्री केसर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके स्ट्रक्चर में यदि 1-2 दिया गया है तो 1 ही 2, एक पुष्प में कई सारे जो है पुंकेसर होते हैं, ठीक है। और एक पुष्प के अंदर कई सारे स्त्री केसर भी होते हैं, ठीक। साथ ही साथ क्या पाया जाता है इसमें? दल और बाह्य दल। हम बताए थे दोस्तों कि जो दल जो होते हैं, ठीक है, वह क्या होते हैं? सदैव कलरफुल होते हैं, साथ ही साथ वो यह सुगंधित होते हैं, अपने अंदर से यह सुगंध छोड़ते हैं। क्यों? इसका काम होता है अट्रैक्ट करना, ठीक है। किस चीज को? जो कीट पतंग होते हैं, कीट पतंग को अपने ओर आकर्षित करना, ठीक है, खींचना कार्य होता है। तो ये कलरफुल होने के कारण कीट पतंग को अपने ओर खींचता है, साथ ही साथ सुगंध के कारण भी कुछ कीट पतंग को खींच पाते हैं। जैसे अपने लोग गाड़ी भी चलाते हैं तो देखिएगा कि कलर पे, रोशनी पे ज्यादातर कीट पतंगे या मकड़ हाँ, कीट पतंगे छोटे मोटे वो दौड़ते हैं, ठीक है, फिर आकर के टकराते हैं, आंख वगैरह में लगते हैं, ठीक। तो ये आकर्षित करते हैं भंवरे वगैरह को अपने ओर। और उससे होता क्या है, जब कीट पतंगे पुंकेसर के परागकोश पे, पराग यानी कि एंथर पे यदि बैठते हैं, और एंथर के अंदर क्या होता है? परागकण होता है, ठीक है। परागकोश के अंदर क्या रहता है? परागकण। और परागकण के इस पे बैठ करके जब बैठते हैं तो परागकण इससे चिपकते हैं, और चिपक परागकण के अंदर क्या रहता है? नर युग्मक रहता है, ठीक है। परागकण के अंदर नर युग्मक। और वही जब कोई भी मकड़ी इस पे आकर के, कोई भी कीट पतंगे इस पे आकर के बैठते हैं, साथ ही साथ उसमें चिपचिपा पदार्थ रहता है, ठीक है। परागकण के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ रहता है जिसके कारण कोई भी कीट पतंग बैठते हैं यदि इस पे तो वह
नर युग्मक जो है चिपक जाते हैं उसके पैर से, फिर वह उड़ करके यदि स्त्री केसर के वर्तिकाग्र, ये ऊपर वाला जो भाग है वर्तिकाग्र कहलाता है, वर्तिकाग्र पे यदि बैठते हैं तो यहाँ करके चिपक जाते हैं। वर्तिकाग्र जो होता है, वर्तिकाग्र के अंदर शर्करा पाए जाते हैं, ठीक है, तरल पदार्थ पाए जाते हैं, शर्करा पाए जाते हैं, ठीक, या रस भी बोल सकते हैं, रस पाए जाते हैं, जिसके कारण यह चिपक जाते हैं फिर आकर के और कीट पतंग उड़ जाते हैं। ये चिपचिपा पदार्थ जो पाए जाते हैं, तरल पदार्थ जो पाए जाते हैं, इसके कारण यहाँ जब परागकण यहाँ यदि छोड़ दिए जाते हैं कीट पतंग के द्वारा, तो वह क्या होता है, फूलता है और फूल करके उसमें अंकुरन होता है, ठीक है, परागकण के अंदर अंकुरन होता है और अंकुरन के फलस्वरूप उससे निकलता है, वैसे उसी से परागकण के माध्यम से ही यह स्त्री केसर को विभेदित करके, इसके कई सतह होते हैं जो कि 2-4 लेक्चर के बाद पता चलेगा, तो स्त्री केसर के को विभेदते हुए ये अंदर की ओर आती है परागनली, और परागनली आगे आकर के ओवेरी में मतलब अंडाशय में घुसते हैं बीजाणु द्वार के माध्यम से, फिर यहाँ नर युग्मक इसके अंदर ये वाला भाग जो है स्त्री केसर का नीचे वाला भाग, ठीक है, ये अंडाशय कहलाता है, ठीक है, तो इसमें आकर के यहाँ रहता है अंडाशय के अंदर बीजांड, और बीजांड के अंदर जो है ये नर युग्मक जाते हैं, ठीक, और बीजांड के अंदर भ्रूण में सॉरी बीजांड के अंदर जो है यहाँ क्या रहते हैं, मादा युग्मक रहते हैं, फिर दोनों का फ्यूजन होता है, ठीक है, दोनों निषेचन करते हैं, फिर जाकर के बीज वगैरह फूल वगैरह का निर्माण होता है। ये अगला प्रोसेस है, आगे कंप्लीट जानकारी देंगे। तो हम जो टॉपिक से क्या, या आवश्यक चक्र, आवश्यक चक्र जो है मतलब जिसके बिना जनन का प्रोसेस संभव नहीं है, वह क्या कहलाएगा, आवश्यक चक्र, ठीक है, जिस अंग के बिना जनन का प्रोसेस, ठीक, संभव नहीं है, वह क्या कहलाएगा, आवश्यक चक्र, ठीक है। जैसे पुष्प में ये कौन कौन सा हो जाएगा, तो फला स्त्री केसर, स्त्री केसर, दूसरा पुंकेसर, ये दोनों जो है आवश्यक चक्र है, ठीक है। पूरे पुष्प में 4 चक्र होते हैं, ठीक है, तो 4 चक्र को भी 2 में विभाजित किया गया है, आवश्यक चक्र और सहायक चक्र। आवश्यक चक्र के अंतर्गत क्या आता है, स्त्री केसर और पुंकेसर, ठीक है। ये यदि न भी रहे दल और बाह्य दल तो भी जनन का क्रिया संभव है, ठीक है, लेकिन यदि स्त्री केसर और पुंकेसर न रहे तो जनन का क्रिया संभव नहीं। इसका कार्य क्या है, दल और बाह्य दल का, ठीक है, ये सहायक चक्र होते हैं, जनन में सहायता प्रदान करते हैं, किस ओर से वो आगे जानेंगे, ठीक है। तो ये दो जो है दल और बाह्य दल जो है, दल और बाह्य दल ये क्या है, सहायक चक्र, जनन के सहायक चक्र है, ठीक है। ये दोनों चक्र यदि न भी रहे तो जनन का क्रिया पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन यदि ये दोनों न रहे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक। इसका कार्य क्या होता है, जनन में किस प्रकार से सहायक होते हैं, बोले बोले कि इसका कार्य क्या होता है, ये जो भाग है दल, इसका काम होता है अपने और कीट पतंग को आकर्षित करना, ठीक है, जिससे परागण की क्रिया हो पाए, ठीक। किस माध्यम से, एक तो ये कलरफुल रहता है, साथ ही साथ सुगंध छोड़ता है, ठीक है, सुगंधित होते हैं। दूसरी बात, ये हरा वाला भाग जो दिख रहा है पत्ती, ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, जब पुष्प कली अवस्था में रहते हैं, 1 से 2 दिन के होते हैं, उस अवस्था में इसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं, ठीक है, बाहरी वातावरण से, धूप पानी हवा, ठीक है, कीट पतंग, इस सब सभी चीजों से प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं, ठीक है, कली अवस्था में, ठीक, बस यही कार्य होता है इसका। तो उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे। देखिए पुष्प की संरचना, इससे पहले लेक्चर में भी थोड़ी बहुत बातें हुई है, ठीक। देखिए ये कंप्लीट क्या हो गया, स्त्री केसर, ठीक है, ये स्त्री केसर। हम इससे पहले वीडियो में बताए स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला टोपी के आकार का जो है ये क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र, अर्थात ये स्टिग्मा कहलाते हैं, वर्तिकाग्र कहलाते हैं, ठीक है। ये नीचे वाले भाग जो होते हैं
इसको अंडप कहते हैं। ठीक, ये नीचे वाले भाग अंडप कहलाते हैं, ओवेरी। ये दोनों को कनेक्ट करने वाले बीच में जो नलीनुमा संरचना है, ये क्या कहलाता है? वर्तिका। इसको वर्तिका भी बोला जाता है, कहीं कहीं वर्तिका दंड भी बोला जाता है। वर्तिका दंड, इसको इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। ठीक, इतना चीज याद होना चाहिए आपको, इतना चीज कंप्लीट याद होना चाहिए। पुष्प के कौन सा भाग है? ये ये पुष्प के कौन सा भाग है? नर नर भाग है या मादा भाग है? तो दोस्तों ये पुष्प का मादा भाग है। ठीक है, पुष्प का कौन सा भाग है? मादा भाग है। क्या कहते हैं इसको? स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। ठीक है, और स्त्री केसर के तीन भाग है। ऊपर वाले भाग टोपी नुमा जो संरचना है, इसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ठीक है, इसी को स्टिग्मा कहते हैं। ठीक, दूसरा भाग जो है नीचे वाला, जो बड़ा आकार का होता है, ठीक है, गोलाकार आकार का, इसको क्या कहते हैं? ओवेरी कहते हैं, अंडप कहते हैं। ठीक है, और दोनों को कनेक्ट करने वाले जो ये नलीनुमा संरचना है, इसको वर्तिका या वर्तिका दंड या स्टाइल कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको, ये बेसिक चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, फिर जाकर के आगे चैप्टर समझ में आनी है, नहीं तो नहीं आने वाला है। ठीक, तो ये जो भाग हो गया, ये कौन सा भाग हो गया? नर भाग हो गया। ठीक है, पुष्प के नर भाग हो गया, और इनके भी तीन भाग होते हैं। ठीक है, पुष्प के नर भाग में भी इनके तीन भाग होते हैं। ठीक, ये ऊपर वाले भाग जो होते हैं, ये कहलाते हैं परागकोश। ठीक है, इसको एंथर भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको एंथर कहते हैं। ठीक है, ये डंठल नुमा जो संरचना है, इसको कहते हैं पूतंतु। पूतंतु, इंग्लिश में इसको फिलामेंट कहते हैं, चूंकि ये बहुत पतली संरचना रहती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? ऊपर वाले भाग को परागकोश, ठीक, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? पूतंतु कहते हैं। ठीक है, इतना में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक, ये जो भाग है, जो दोनों पाली जहां से कनेक्ट होते हैं, इसको कहते हैं योजी। ठीक है, ये वाले भाग को क्या कहते हैं? योजी। जहां यह दोनों पाली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये कहलाते हैं योजी। ठीक है, इसको इंग्लिश में कनेक्टिव कहते हैं। इसको कनेक्टिव कहते हैं। ठीक, तो इतना चीजें याद होने चाहिए। ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये कंप्लीट स्त्री केसर। स्त्री केसर के भी तीन भाग होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ठीक है, और नीचे वाले भाग को अंडप कहते हैं। ठीक है, और दोनों को कनेक्ट करने वाली ये डंठल नुमा जो संरचना है, इसको स्टाइल कहते हैं। ठीक है, और ये कौन सी स्त्री केसर है? मतलब पुष्प के मादा भाग। ये वाला जो संरचना है, ये वाली संरचना, ये क्या कहलाते हैं? पुंकेसर कहलाते हैं। ठीक है, और पुंकेसर क्या है? पुष्प के नर भाग है। ठीक है, पुष्प के नर भाग में भी इसको तीन भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले भाग परागकोश कहलाता है। ठीक है, ये डंठल नुमा जो संरचना है, ये इसको कहते हैं पूतंतु या फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, और ये जो परागकोश कनेक्ट होते हैं जहां दोनों पाली, इसको कहते हैं योजी या कनेक्टिव कहते हैं। ठीक है, इतना चीजें समझ में आनी चाहिए आपको।
ये क्या है, मान लीजिए पत्ती है ये, ठीक है। ये वाला भाग दल कहलाता है, ठीक है। ये जस्ट स्त्रीकेसर और पुंकेसर के नीचे जो पत्तियां रहती है वो क्या कहलाते हैं, दल कहलाते हैं, ठीक है। इससे पहले भी बता दिया गया, दल भी कौन सी, एक दो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी पाए जाएंगे दल और बायदल जोड़ा में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे पुष्प है या कुछ ऐसे पौधे के पुष्प है जिसमें जोड़ा में नहीं पाए जाते, लेकिन अधिकांशतः जो पुष्प होते हैं, ठीक है, अधिकांशतः पौधे के पुष्प जो होते हैं उसमें दल और बायदल दोनों जोड़ा में पाए जाते हैं, ठीक है। कभी भी बेजोड़ा नहीं रहता, ठीक है। कुछ अपवाद में होते हैं, ठीक है, जैसे बैगन वगैरह में बेजोड़ा पाए जाते हैं, ठीक। तो वो आगे जानेंगे। तो दल का क्या कार्य होता है ये बता दिया गया आपको, ठीक है। अब इसके अंदर संरचना जो रहती है, इसके अंदर बीजांड रहता है, ठीक है। ये अंडाशय के अंदर क्या उपस्थित रहता है, बीजांड। बीजांड भी एक या एक से अधिक हो सकते हैं। एक पुष्प में बीजांड की संख्या कितने, एक या एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम केवल एक ही बना सकते हैं। ये हो गया आपका बीजांड, ठीक है। केवल एक या एक से अधिक भी पुष्प में बीजांड हो सकते हैं, ठीक है। बीजांड के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, ये तीन कोशिकाएं, ठीक है। तीन में ये बड़ी वाली जो कोशिकाएं है ये कहलाता है अंड कोशिका। अंड कोशिका, ठीक है। ये बड़ी वाली कोशिका अंड कोशिका कहलाती है, ठीक है। ये ऊपर में भी बीजांड के अंदर तीन कोशिकाएं उपस्थित होते हैं और इसको बोला जाता है प्रतिमुख कोशिका। प्रतिमुख कोशिका, ठीक है। और बीच में जो है, इनके बीच में केंद्रक रहते हैं, दुई केंद्रक रहते हैं, ठीक है। कंप्लीट कैसे होता है ये आगे जानेंगे, ठीक। इनके बीच में दो केंद्र के संरचना रहती है, ठीक। और अंड कोशिका अर्थात इसमें क्या, यहाँ क्या रहते हैं, नर युग्मक, ठीक है। क्या रहते हैं, नर, सॉरी, मादा युग्मक, ठीक है। अंड कोशिका में मादा युग्मक उपस्थित रहते हैं, ठीक है। अंड कोशिका में मादा युग्मक या मादा युग्मक इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ मादा युग्मक उपस्थित रहते हैं बीजांड के अंदर, ठीक। अंडाशय के अंदर बीजांड और बीजांड के अंदर मादा युग्मक, ठीक। ये जो है, अब चलते हैं पुंकेसर के। पुंकेसर के ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं, ये वाला भाग जो है, ये कंप्लीट भाग क्या कहलाता है, परागकोश कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है ये, परागकोश कहलाता है, ठीक। और परागकोश के अंदर क्या रहता है, एंथर। एंथर के अंदर क्या रहता है, नर। एंथर के अंदर रहता है परागकण। परागकण, और परागकण के अंदर क्या रहता है, नर युग्मक, ठीक है। परागकण के अंदर नर युग्मक। ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है, कि ये क्या, पुंकेसर के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, परागकोश, ठीक है। और परागकोश यदि मेनली इससे पहले 10th वगैरह में पढ़े होंगे, 10th से पहले, तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर युग्मक कहाँ उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो नर युग्मक कहाँ उपस्थित रहते हैं, जवाब दिया जाता है परागकोश में, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलना है। परागकोश के अंदर क्या रहता है, परागकण, और परागकण के अंदर क्या में बनता है, नर युग्मक, ठीक है। इसके बहुत सारे कोशिका विभाजन होते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको आगे समझेंगे। जैसे परागकोश मेच्योर होता है, पूर्ण रूप से मेच्योर होता है। मेच्योर होने के बाद
परागकोश पूर्ण रूपेण जब मेच्योर हो जाते हैं, ठीक, फिर परागकण बनते हैं। परागकण में क्या होता है? परागकण में स्फुटन की क्रिया होती है, ठीक है। जब परागकोश में स्फुटन की क्रिया होती है, तब परागकण के अंदर जो है सिर्फ एक ही केंद्रक पाए जाते हैं और एक केंद्रक में डिवीजन होता है, ठीक है। जब स्फुटन होता है, परागकोश में स्फुटन होता है और तब तक में परागकण मेच्योर हो रहे होते हैं, उसके अंदर सिर्फ एक ही केंद्रक पाए जाते हैं और उसमें विभाजन होते हैं। विभाजन के फलस्वरूप किसका? नरयुग्मक का निर्माण होता है। ये आगे आगे जानेंगे, ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चौथा में सबसे पहले भाग को जानेंगे हम लोग, पुष्प के चक्र को, ठीक है। तो पहला क्या है? बाह्यदल। बाह्यदल से ही स्टार्ट कर दें। बाह्यदल, बाह्यदल किसको कहते हैं? जो पुष्प के सबसे नीचे वाले भाग में जो पत्ती या पत्ती उपस्थित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बाह्यदल। जो हरा कलर का होते हैं, ठीक है, उसका सदैव जो बाह्यदल होते हैं वह ग्रीन कलर में ही होते हैं और उसका कार्य क्या होता है? पुष्प को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो पुष्प का पहला कौन सा चक्र के अंतर्गत आते हैं? ये सहायक चक्र के अंतर्गत, ठीक है। तो पुष्प का पहला सहायक चक्र चक्र बाह्यदल बाह्यदल होता है, ठीक है। पुष्प का पहला सहायक चक्र बाह्यदल होता है, ठीक है। यह इसका कलर कौन सा होता है? हरा कलर, ठीक है। यह पत्ती सदैव, ठीक है, यह पत्ती सदैव हरा यह पत्ती सदैव हरा कलर में होते हैं, ठीक है। यह पत्ती सदैव हरा कलर में होते हैं। इसका कार्य क्या होता है? बाह्यदल का कार्य पुष्प को कली कली अवस्था मतलब शुरुआती अवस्था में, शुरुआत दौर में, ठीक है, कली अवस्था में पुष्प को कली अवस्था में बाहरी वातावरणों से बाहरी वातावरणों से सुरक्षा प्रदान प्रदान करना, ठीक है। बाहरी वातावरणों से सुरक्षा प्रदान करना, जैसे कीट पतंग हवा हवा अत्यधिक धूप हवा अत्यधिक धूप तीव्र अम्लीय वाली
तीव्र अम्लीय बारिश या वर्षा, ठीक है, आदि चीजों से ये क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं पुष्प को। ठीक है, बाह्यदल का कार्य क्या होता है, पुष्प जब कली अवस्था में रहते हैं, ठीक है, नवजात रहते हैं, उस दौर में वातावरण से उसको सुरक्षा प्रदान कर रहा था। जैसे वातावरण में क्या क्या मौजूद, कीट पतंग उस पर हमला करते हैं। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ हवा, बहुत तेज हवा से भी सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अत्यधिक धूप से भी। ठीक है, उसके बाद तीव्र अम्लीय बारिश के कारण तीव्र अम्लीय बारिश से भी इनका सुरक्षा करते हैं। तो इसलिए बाह्यदल भी क्या हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जब तक पूर्ण रूपेण पुष्प विकसित न हो तब तक के लिए बाह्यदल भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए दूसरा कौन सा चक्र था, दल। ठीक है, दल जो है, पुष्प के दल, पुष्प के दूसरा सहायक चक्र है। ठीक है, दल पुष्प के दूसरा सहायक चक्र है, जो जो सदैव कलरफुल होते हैं, जिससे कलरफुल एवं सदैव कलरफुल एवं साथ ही साथ क्या, कलरफुल के साथ साथ ये सुगंध छोड़ते हैं। ठीक है, जो कलरफुल एवं सदैव सुगंध छोड़ते, जो छोड़ते रहते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि इसके और जो है भंवरे या कीट पतंग आकर्षित होंगे, जिससे परागकण की क्रिया संभव हो पाएगी। ठीक है, जिससे कीट पतंग पुष्प के और पुष्प के और पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, कार्य क्या हो गया इसका, तो देखिए दल का कौन सा कार्य हो गया, परागकण के लिए। ठीक है, परागकण के लिए सॉरी, परागण के लिए कीट पतंग को अपने और खींचना या आकर्षित करना। ठीक,
अब देखिए, अब चलते हैं आवश्यक चक्र में। ठीक है, आवश्यक चक्र पहला क्या है, स्त्री केसर। अरे यार, पुष्प का तो ये तीसरा चक्र हो गया। ठीक है, और आवश्यक चक्र कौन सा, ये पहला आवश्यक चक्र हो गया। ठीक है, स्त्री केसर। देखिए, स्त्री केसर जो क्या है, पुष्प का तीसरा चक्र है। ठीक है, और ये आवश्यक चक्र कौन सा, पहला है। ठीक है, तो स्त्री केसर पुष्प का कौन सा भाग है, मादा, मादा जनन, जनन अंग या भाग, भाग है। तो यह पुष्प, पुष्प का पहला आवश्यक, या पुष्प का पहला आवश्यक, आवश्यक चक्र, चक्र है। ठीक है, स्त्री केसर जो है, ये पुष्प का मादा जनन भाग है, और यह पुष्प का पहला आवश्यक चक्र है। ठीक है, स्त्री केसर के समूह को क्या कहा जाता है, तो पुष्प में जब भी रहेगा, ठीक है, तो वह सिंगल नहीं, ऐसा नहीं है फिगर में बनाया गया सिंगल तो सिंगल ही, स्त्री केसर जो है एक से अधिक भी हो सकते हैं, कई स्त्री केसर होते हैं। ठीक है, तो यदि स्त्री केसर समूह में हो तो उसको क्या बोला जाएगा, जयांग बोला जाता है। ठीक है, तो स्त्री केसर के समूह को, स्त्री केसर के समूह को जयांग कहते हैं। ठीक है, स्त्री केसर के समूह को जयांग कहते हैं। स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ठीक है, स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। ठीक, अरे यार, स्त्री केसर कितने 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, सबसे ऊपर वाले भाग क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। सबसे, स्त्री केसर के सबसे ऊपर वाले भाग जो टोपी नुमा संरचना होती है, टोपी नुमा संरचना होती है, उसे वर्तिकाग्र, उसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। ठीक है,
अंडप, सबसे नीचे वाले भाग जो गोलाकार गोलाकार भाग होते हैं वो क्या कहलाता है? अंडप कहलाता है। ठीक है, सॉरी, अंडप या अंडाशय कहते हैं। ठीक, तो स्त्री केसर के सबसे नीचे अर्थात आधारीय भाग को, स्त्री केसर के आधारीय भाग को स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडप या अंडाशय या ओवेरी कहते हैं। स्त्री केसर के अंदर क्या रहते हैं? बीजांड रहते हैं। ठीक है, स्त्री केसर के अंदर बीजांड उपस्थित रहते हैं। स्त्री केसर के अंदर बीजांड, अरे एक मिनट सर जी, यहाँ से पेज ऐड, यहाँ से छोड़ दो, हमसे पेज ऐड। तो स्त्री केसर हो गया। स्त्री केसर के अंदर क्या रहता है? बीजांड उपस्थित रहता है। ठीक है, और बीजांड के अंदर जो है कोशिकाएं उपस्थित रहती है, जैसे अंड कोशिका, प्रतिमुख कोशिका और अंड कोशिका के दो साइड में जो रहते हैं छोटी कोशिकाएं और सहायक कोशिका। ठीक है, तो स्त्री केसर के अंदर स्त्री केसर के अंदर बीजांड स्त्री केसर के अंदर बीजांड उपस्थित रहते हैं। ठीक है, बीजांड के अंदर बीजांड के अंदर ऊपर की ओर और प्रतिमुख कोशिकाएं या तीन प्रतिमुख, ऊपर की ओर तीन प्रतिमुख कोशिकाएं उपस्थित रहते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर तीन प्रतिमुख कोशिकाएं उपस्थित रहते हैं बीजांड के नीचे वाले भाग में। ठीक है, बीजांड के आधारीय भाग में तीन कोशिका उपस्थित रहते हैं, तीन कोशिका उपस्थित रहते हैं, जिसमें बीच वाली कोशिकाएं, ठीक है, बीजांड के अभी भी स्ट्रक्चर में बनाए हुए थे। ठीक है, बीजांड के नीचे वाले जो कोशिकाएं होती है, निचले भाग में तीन कोशिकाएं उपस्थित रहती है। ठीक है, और नीचे में जो है तीन कोशिका जो उपस्थित रहते हैं, तो बीच वाली जो कोशिकाएं होती है वह साइज में क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, तो बीच वाली कोशिकाएं वो दोनों कोशिकाएं से बड़ी रहती है। ठीक है, तो बीच वाली कोशिकाएं साइज में बड़ी रहती है, साइज में बड़ी रहती है
जिसे अंड कोशिका जिसे जिसे अंड कोशिका अंड कोशिका कहते हैं। इसके बीच में जो बड़ी कोशिका रहती है उसे क्या कहा जाता है? अंड कोशिका। ठीक है, और इसके साइड में जो दो कोशिकाएं रहती है वो साइज में छोटी रहती है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द या इस बड़ी कोशिका के इस बड़ी कोशिका के साइड में साइड में इस बड़ी कोशिका के साइड में दो छोटी कोशिका उपस्थित रहती है, जिसे अंड जिसे अंड कोशिका की सहायक कोशिका अंड कोशिका की सहायक कोशिका कहते हैं। बीजांड के ध्रुव में बीजांड के ध्रुव में द्विकेंद्रिकीय बीजांड के ध्रुव में द्विकेंद्रिकीय कोशिकाएं बीजांड के ध्रुव में द्विकेंद्रिकीय कोशिकाएं उपस्थित रहते हैं। बीजांड के ध्रुव में द्विकेंद्रिकीय कोशिकाएं उपस्थित रहते हैं। अब चलते हैं लास्ट पुष्प के लास्ट चक्र जो होते हैं पुंकेसर। ठीक है, और जो आवश्यक चक्र होते हैं उसका पुष्प के आवश्यक चक्र के दूसरे भाग पे, ठीक है, पुंकेसर पे। तो पुष्प के कौन सा? पुष्प के चौथा भाग हो गया और आवश्यक चक्र का दूसरा भाग हो गया पुंकेसर। ठीक है, देखिए पुंकेसर कौन सा भाग है? पुष्प के नर भाग या मादा भाग? ठीक है, नर भाग है। क्या है दोस्तों? नर भाग है। पुंकेसर पुष्प के नर जनन है। ठीक है, तो पुंकेसर पुंकेसर पुष्प के नर जननांग नर जननांग है। ठीक है, पुंकेसर पुष्प के नर जननांग है। यह पुष्प के दूसरा आवश्यक चक्र है। ठीक है, पुंकेसर जो है यह क्या है? पुष्प के नर जननांग है और यह पुष्प के दूसरा आवश्यक चक्र है। ठीक है,
तो पुंकेसर, एक पुष्प में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं दोस्तों? तो एक पुष्प में कई सारे, अनेक, ठीक है, बहुत सारे पुंकेसर उपस्थित होते हैं। ठीक, कुछ ऐसे अपवाद है जिसमें केवल एक रहते हैं, ठीक है, केवल एक रहते हैं और कई वर्ष पे आते हैं वो, ठीक, तो उसको आगे जानेंगे। ठीक, लेकिन अधिकांश जो पुष्प होते हैं उसमें पुंकेसरों की संख्या क्या रहती है? अनेक रहती है, बहुत सारे रहते हैं, सैकड़ों में रहते हैं। ठीक है, तो यदि एक से अधिक हो पुंकेसर की संख्या, ठीक है, पुष्प में पुंकेसरों की संख्या यदि एक से अधिक हो तो उसको क्या बोला जाता है? कमेंट में जवाब जरूर दीजिए, क्या बोला जाता है? पुंकेसर के समूह को बताए हुए थे इससे पहले भी, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। ठीक है, तो पुंकेसर के समूह को पुंकेसर के समूह को पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। ठीक है, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। पुमंग अब पढ़ेंगे पुंकेसर के भाग। पुंकेसर के भी कितने भाग होते हैं? पुंकेसर के भाग, पुंकेसर कितने भाग होते हैं? पुंकेसर के भी 3 भाग होते हैं दोस्तों। ठीक है, संरचना अभी स्ट्रक्चर बताए हुए थे पुंकेसर का, यदि गौर कीजिएगा तो इस टाइप का संरचनाएं थी। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है? परागकोश। ठीक है, क्या कहलाता है? परागकोश। ठीक है, और ये वाला डंठल नुमा संरचना जो होती है इसको कहते हैं तंतु या पुतंतु। ठीक है, क्या कहते हैं? तंतु या पुतंतु। ठीक है, या इसको फिलामेंट भी बोलते हैं। ठीक, और जो ये परागकोश जो दिख रहा है ये 2 पाली में, और दोनों पाली जहाँ कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से उसको योजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? योजी कहते हैं, कनेक्टेड। ठीक, तो इसको ये दोनों पाली जहाँ कनेक्ट होता है इसको क्या कहा जाता है? योजी। ठीक है, तब मुख्य चीज, 2 चीजें दो याद रखना है, परागकोश और तंतु या पुतंतु। ठीक है, योजी का बहुत कम जगह चर्चा या कोई आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन 2 चीजों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो पुंकेसर के कितने भाग है? 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे ऊपर वाले जो भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं? परागकोश। ठीक है, सॉरी, क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? पराग कोश। ठीक है, इसी में परागकण उपस्थित होते हैं दोस्तों। ठीक है, परागकोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंथर। दूसरा जो है उसको कहा जाता है योजी, कनेक्टिव, CONNECTIV, कनेक्टिव। ठीक है, और तीसरा भाग जो है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? तंतु या पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो अब परागकोश के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो परागकोश यानी कि एंथर, परागकोश में क्या उपस्थित रहता है दोस्तों? परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। ठीक है, परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। कौन सा भाग है ये? पराग परागकोश जो है पुंकेसर के सबसे ऊपर वाले भाग है, शीर्ष भाग। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? पुंकेसर के शीर्ष वाले पुंकेसर के शीर्ष वाले भाग को परागकोश कहते हैं। शीर्ष वाले भाग को परागकोश कहते हैं। ठीक है, तो पुंकेसर के जो शीर्ष वाले सबसे ऊपरी भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। ठीक है, परागकोश के अंदर क्या उपस्थित रहता है? परागकोश के अंदर देखिए, परागकोश
परागकोश, परागकोश के अंदर रहता है परागकण, पोलन ग्रेन। परागकोश के अंदर परागकण, और परागकण के अंदर क्या उपस्थित रहता है? नर युग्मक। ठीक है, क्या उपस्थित रहता है? पुष्प के नर युग्मक। ठीक है, इन बातों को याद रखना है। ठीक है, परागकोश के अंदर क्या उपस्थित रहता है? परागकण। ठीक है, और परागकण के अंदर क्या उपस्थित रहता है? नर युग्मक। ठीक, पुंकेसर के दूसरा जो भाग है, ठीक है, पुंकेसर के दूसरा भाग, उसको क्या कहते हैं? योजी कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? योजी। योजी का कार्य क्या होता है? योजी को परागकोश के दोनों पाली को कनेक्ट करना। ठीक है, परागकोश को, परागकोश के परागकोश के दोनों पाली जहां एक दूसरे से, जहां एक दूसरे से जुड़ती है, जुड़ती है, उस स्थान को, उस स्थान को, उस स्थान को योजी कहते हैं। क्या कहते हैं? योजी, योजी कहते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट जो भाग है वह क्या है? सॉरी, सबसे लास्ट वाला भाग ये है तंतु या पुतंतु, या इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, तंतु, पुतंतु या फिलामेंट। तो ये परागकोश के आधारीय भाग जो तंतुनुमा संरचना होती है, जो तंतुनुमा संरचना जो तंतुनुमा संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, उसे पुतंतु, तंतुनुमा संरचना, संरचना होती है, उसे पुतंतु या कहते हैं। तो दोस्तों ये 4 चक्र थे। ठीक है, पुष्प के, जिन्हें हम अभी अध्ययन किए थोड़ी बहुत, इसको और डिटेल में आगे पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतने बातें, इतनी चीज समझ में आए होंगे। ठीक है, ये पूरे चैप्टर यदि कंप्लीट पढ़ना है, समझना